गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास इंटरमीडिएट में प्रीवियस लेक्चर में अधिशोषण के अनुप्रयोग के महत्व के संदर्भ में आपको बताया जा रहा था, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है जो पढ़ना है वो है उत्प्रेरण या उत्प्रेरक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिसिस या कैटालिस्ट। तो उत्प्रेरण के संदर्भ में आप क्या बताएंगे कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं अभिक्रिया के रूप में रासायनिक रूप से क्या होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं। अर्थात क्या बताएंगे कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तित कर देते हैं तो स्वयं अभिक्रिया के रूप में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। या आप बताएंगे कि उत्प्रेरक की सहायता से अभिक्रियाओं की दर में जो परिवर्तन होने की जो घटना होती है उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लेंगे, क्या बताया गया कि वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपरिवर्तित होते हैं रहते हैं, उसको वो जो है उत्प्रेरक कहलाते हैं। तथा उत्प्रेरक की सहायता से रासायनिक अभिक्रियाओं की दर में परिवर्तन होने की जो घटना होती है वो जो है क्या कहलाती है, उत्प्रेरण कहलाती है। तो बात समझ में आ गई होगी कि उत्प्रेरण या उत्प्रेरक क्या होता है। आगे एग्जाम्पल में आप बताएंगे कि जो है इसके उत्प्रेरण के एग्जाम्पल में आप क्या बताएंगे कि जैसे क्या होता है बेटा, जो पोटेशियम क्लोरेट होता है तो पोटेशियम क्लोरेट फॉर्मूला क्या होगा, KClO3 होता है। तो क्या बताया गया कि जब पोटेशियम जो क्लोरेट होता है इसको जो है जब हम अकेले गर्म करते हैं तो इसका जो अपघटन होता है वो धीरे धीरे होता है। क्या बताएंगे कि जब पोटेशियम क्लोराइड को अकेले गर्म किया जाता है तो इसका जो अपघटन होता है वो धीरे धीरे होता है, परंतु जब इसको जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पोटेशियम क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है तो इसके जो तापीय अपघटन की जो दर होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात इस अभिक्रिया के लिए जो है जो मैग्नीज डाइऑक्साइड अर्थात जो MnO2 है वो क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है, एज अ कैटालिस्ट जो है ये इसका काम करता है। तो क्या बताया गया कि जब पोटेशियम क्लोराइड को जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड फॉर्मूला क्या बताएगा बेटा, MnO2 के साथ में जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, KCl और ये O2 बनेगा और साथ में क्या हो जाएगा, ये MnO2 जुड़ जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको देख लेंगे। यहाँ पे पोटेशियम 2 एटम है, यहाँ पे पोटेशियम 2 एटम है, क्लोरीन 2 एटम है, यहाँ पे क्लोरीन 2 एटम है, ऑक्सीजन 3 6 एटम है, ये और 2 ये 6 2 8 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 3 2 6 हो गया, 3 2 6 हो गया और 2 ऑक्सीजन ये लगा हुआ है। मैग्नीज Mn 1 एटम है और यहाँ पर भी 1 एटम है। तो क्या बताया गया कि जब पोटेशियम क्लोराइड को जब अकेले इसको गर्म किया जाता है, अर्थात KClO3 को जब अकेले गर्म किया जाता है तो इसका अपघटन जो होता है वो धीरे धीरे होता है, परंतु जो है जो इसको जो है जब MnO2 अर्थात मैग्नीज डाइऑक्साइड ये क्या है बेटा, ये उत्प्रेरक है, तो इसके साथ में जब इसको गर्म किया जाता है तो इसका जो अपघटन होता है, उसकी जो तापीय अपघटन की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। तो इसको जो है इसके एग्जाम्पल में आप बताएंगे कि जो है जब पोटेशियम क्लोराइड को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ में जब गर्म किया जाता है तो इसके तापीय अपघटन की जो दर होती है वो बढ़ जाती है। तो उत्प्रेरण समझ में आ गया होगा कि उत्प्रेरण क्या होता है और इसके एग्जाम्पल में आपको बताया गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण के प्रकार के संदर्भ में आप बताएंगे कि उत्प्रेरण को जो है एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। ए नंबर में आप क्या बताएंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर
वर्गीकरण के बारे में आप पढ़ेंगे। और बी नंबर में जो है इसकी क्रियाविधि के आधार पे या इसकी जो है कार्यविधि के आधार पे आप जो है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बी नंबर में लिख देंगे कार्यविधि के आधार पर वर्गीकरण। तो क्या बताया गया बेटा कि उत्प्रेरण को जो है दो भागों में बांटा गया है। एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, दूसरा जो है कार्यविधि के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। अब हम देखेंगे कि जो भौतिक अवस्था के आधार पर जो इसका जो वर्गीकरण किया गया है, तो इसको जो है जो भौतिक अवस्था के आधार पर इसका जो वर्गीकरण किया गया है, इसको जो है दो भागों में बांटा गया है। वो कौन से दो भाग हैं? एक तो होता है बेटा समांगी उत्प्रेरण और दूसरा होता है विसमांगी उत्प्रेरण। अर्थात अब देखेंगे बेटा समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण। तो इसको जो है दो भागों में बांटा गया। भौतिक अवस्था के आधार पर जो इसका वर्गीकरण किया गया, तो भौतिक अवस्था के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया, समांगी उत्प्रेरण और विसमांगी उत्प्रेरण। और अगला जो पार्ट है वो है कार्यविधि के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो जो कार्यविधि के आधार पर जो इसका वर्गीकरण किया गया है, तो कार्यविधि के आधार पर इसको जो है चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। 1 2 3 और ये 4 हो गया। इसमें इसके कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो होता है बेटा धनात्मक उत्प्रेरण, धनात्मक उत्प्रेरण। दूसरा होता है ऋणात्मक उत्प्रेरण। तीसरा होता है स्व उत्प्रेरण। और चौथा होता है प्रेरक उत्प्रेरण। ये क्या बताया गया कि जो कार्यविधि के आधार पर जो है जो इसका वर्गीकरण किया गया है, तो कार्यविधि के आधार पर इसको जो है चार भागों में बांटा गया, धनात्मक, ऋणात्मक, स्व और या प्रेरक या प्रेरित उत्प्रेरण। ठीक है। अब जो है भौतिक अवस्था के आधार पर इसका वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर इसको जो है दो भागों में बांटा गया है, समांगी और विसमांगी उत्प्रेरण। तो अब हम देखेंगे कि समांगी उत्प्रेरण क्या होता है और विसमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे समांगी उत्प्रेरण। इसको बोलते हैं होमोजेनियस कैटालाइसिस। तो समांगी उत्प्रेरण के बारे में जो है क्या बताएंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक और अभिकारक, क्या बताएंगे, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों समान प्रावस्था में रहते हैं, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तथा इस प्रकार का जो उत्प्रेरक होता है वो समांगी उत्प्रेरक कहलाता है। क्या बताया गया कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और जो उत्प्रेरक हैं दोनों क्या होते हैं, समान प्रावस्था में रहते हैं, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को जो है समांगी उत्प्रेरण तथा इस प्रकार के उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि समांगी उत्प्रेरण क्या होता है या समांगी उत्प्रेरण क्या होता है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान प्रावस्था में रहते हैं, तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तथा इस प्रकार का जो उत्प्रेरक होता है उसको जो है समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब एग्जाम्पल में आप क्या बताएंगे कि इसमें क्या होता है बेटा, समांगी उत्प्रेरण में इसमें अभिकारक और जो उत्प्रेरक होता है वो दोनों क्या होते हैं, समान प्रावस्था में होते हैं। किस प्रावस्था में होते हैं? दोनों की जो प्रावस्थाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान प्रावस्था में होती हैं। जैसे लिखा गया है 2SO2, ये क्या है, O2 है, क्या बनेगा 2SO3 बनेगा बेटा। और इसमें क्या बताया गया कि ये जो है उत्प्रेरक क्या हो जाएगा, ये NO उत्प्रेरक के प्रस्तुत में होगा।
तो SO2 ये सल्फर डाइऑक्साइड है, किस प्रावस्था में? गैस प्रावस्था में है। ऑक्सीजन क्या है? गैस प्रावस्था में है। ये क्या है? गैस प्रावस्था में है। और जो SO3 जो प्रोडक्ट है ये भी क्या है? गैसीय प्रावस्था में है। तो सामान्य विवरण में यही बताया गया था कि जब उत्प्रेरक और जो अभिकारक हैं दोनों समान प्रावस्था में होते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरक को समांगी उत्प्रेरक तथा इस प्रकार का जो उत्प्रेरक होता है उसको समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी समांगी उत्प्रेरण क्या होता है। समांगी उत्प्रेरण में आप ध्यान रखेंगे कि इसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों समान प्रावस्था में होते हैं। तो इसमें देख रहे हैं ये क्या प्रेरक है NO, ये और जो अभिकारक क्या है SO2 और O2 ये क्या है? अभिकारक है। तो ये सभी क्या है? गैसीय प्रावस्था में है अर्थात समान प्रावस्था में है, इसलिए क्या हो जाएगा? समांगी उत्प्रेरण हो जाएगा। अब हम देखेंगे बेटा विसमांगी उत्प्रेरण। विसमांगी उत्प्रेरण में क्या बताएंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक और अभिकारक क्या बताएंगे जिस तरीके से आपने समांगी उत्प्रेरण में बताया था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों समान प्रावस्था में रहते हैं, तो विसमांगी उत्प्रेरण में क्या बताएंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों अलग अलग प्रावस्था में होते हैं, उसमें समान प्रावस्था में होते हैं समांगी में, और विसमांगी में क्या बताएंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों अलग अलग प्रावस्था में रहते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को विसमांगी उत्प्रेरण तथा इस प्रकार का उत्प्रेरक जो है वो विसमांगी उत्प्रेरक कहलाता है। तो बात क्लियर हो गई होगी विसमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। क्या एक बार फिर से देख लेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग प्रावस्था में होते हैं तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण तथा इस प्रकार का जो उत्प्रेरक होता है उसको विसमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये तो बात हो गई विसमांगी उत्प्रेरण की। तो इसके लिए एग्जाम्पल में जो है देखेंगे कि जिसमें जो है अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग प्रावस्था में है। क्या देखेंगे कि अभिकारक और जो उत्प्रेरक हैं वो दोनों क्या हों? अलग अलग प्रावस्था में हों। जैसे लिखा बेटा 2H2 प्लस O2, ये जो है इसमें उत्प्रेरक क्या देख लेंगे Pt ये प्लेटिनम है, ये क्या है एरे कैटालिसिस है। तो क्या बनेगा 2H2O और साथ में क्या जुड़ जाएगा Pt, ये क्या है प्रेरक है। तो ये बताया गया कि विसमांगी उत्प्रेरण में अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों क्या होते हैं? अलग अलग प्रावस्था में होते हैं। तो आप देखेंगे ये H2 है, हाइड्रोजन किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में है। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में। प्लेटिनम ये धातु किस अवस्था में बेटा? ये सॉलिड स्टेट में है। तो ये आप देख रहे होंगे कि इसमें जो है जो अभिकारक है मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये गैसीय प्रावस्था में है, जो उत्प्रेरक है ये सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि इसमें अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग प्रावस्था में है। तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरण होगा नाम क्या होगा उसका? विसमांगी उत्प्रेरण। और जो उत्प्रेरक होगा उसको हम क्या कहेंगे? विसमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। तो बात क्लियर हो गई होगी। या और जो है एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ बेटा N2 प्लस 3H2 गिव जाओ 2NH3। इसमें जो है उत्प्रेरक में क्या जोड़ देंगे Fe और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि जो है ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और क्या बना रहा है? Fe उत्प्रेरक के साथ में क्रिया करके NH3 अर्थात अमोनिया का निर्माण हो रहा है। तो जो नाइट्रोजन है ये गैसीय प्रावस्था में है, हाइड्रोजन गैसीय प्रावस्था में है, Fe ये सॉलिड स्टेट में है। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि इसमें जो अभिकारक हैं अर्थात N2 और H2 ये दोनों गैसीय प्रावस्था में है, जो उत्प्रेरक है Fe ये सॉलिड स्टेट में है। तो इससे ये पता चल रहा है कि इसमें अभिकारक और उत्प्रेरक क्या है? दोनों अलग अलग प्रावस्था में है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है इसी किसका है? विसमांगी उत्प्रेरण का है। तो बात क्लियर हो गई होगी कि विसमांगी उत्प्रेरण क्या होता है या विसमांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।